उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, लास्ट टॉपिक अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं वो है मौलिक कर्तव्य। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान के भाग नहीं थे, आप सभी को पता है, लेकिन यहां पर मैं 2-3 बातें आप लोगों के लिए रखूंगा, उसके बाद अपन मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या संविधान सभा के जो मेंबर थे वो इस बात से अनभिज्ञ थे? क्या उनको नहीं पता था कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए? क्या उनकी जानकारी में नहीं था कि विश्व के बाकी जो देश थे उनमें मौलिक कर्तव्य, वहां के संविधान में मौलिक कर्तव्य है? यहां पर एक प्रकार की बात आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए साथियों, और वो ये है कि संविधान सभा के जो लोग थे उनको ये उम्मीद नहीं थी कि नागरिकों के कर्तव्य भी अपने संविधान में उल्लेखित करने पड़ेंगे। उन सबके मन में था कि भारत के सभी नागरिक जो हैं जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदार नागरिक का मतलब होता है कि उनके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, उनके क्या कर्तव्य हैं समाज के प्रति, उनके क्या कर्तव्य हैं महिलाओं के प्रति, उनके क्या कर्तव्य हैं अपने जो राष्ट्रीय गौरव हैं राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रध्वज उनके प्रति, या फिर उनके क्या कर्तव्य हैं नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं देश की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं इनके प्रति, या फिर मैं बात करूं पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित। तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात में हम सबको एक मतलब लिखने की आवश्यकता पड़ी संविधान में, लिखा ही नहीं। इनसे लिखने के बाद भी कई वर्षों तक इसको अमल में लाने के लिए फिर एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति ने कहा कि भाई साहब आपने लिखने से काम नहीं चलेगा, ये केवल शोभा बढ़ाने के काम नहीं है, नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए एक और समिति बनी, अर्थात उन तमाम नई जानकारियों के बारे में भी अपन बात करेंगे जहां से आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों, आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। आजकल परीक्षा में जो परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। एक तो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनके 2 टाइप हैं। एक तो कथन कारण वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा संविधान में शब्द से क्या बात लिखी गई है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4A में लिखे गए हैं, शब्द से पूछे जा रहे हैं कि कौन सा शब्द जो है वो मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है। यही नहीं, मौलिक कर्तव्यों का क्रम भी आजकल के एग्जाम में पूछने लगे हैं साथियों। पीसीएस के एग्जाम आप लोगों ने दिए होंगे तो आप लोगों को जब पता होगा कि पीसीएस के एग्जाम में यहां तक पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में क्या लिखा है, और मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में क्या लिखा है। साथ ही अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द है जो मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है लेकिन डीपीएसपी में नहीं है, या प्रस्तावना में उल्लेखित है लेकिन मौलिक कर्तव्य में नहीं है। इस प्रकार की तमाम बातों को साथ में लेकर चलेंगे। साथ ही अपन मौलिक कर्तव्यों को लेकर जो 2 समितियां बनी थी कौन कौन सी, इनके बारे में भी बात करेंगे। पहली बात मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं साथियों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। यानी जो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ? 26 जनवरी 1950 को देश में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कहीं पर भी मौलिक कर्तव्य जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं था। मैंने आप लोगों को कारण बताया। मैंने कहा संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके मन में था कि भारत के सब जो नागरिक हैं वो जिम्मेदार नागरिक हैं, और उनके देश के प्रति समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनको संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले जो भी उदारवाद लोकतंत्र के देश थे वहां पर नागरिकों के लिए कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, और भारत ने भी उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया, अर्थात भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया। हाँ, भारतीय नागरिकों के लिए अधिकारों का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया, लेकिन बाद में इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। साथ ही अपन ये भी जानेंगे कि क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो अपन लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन केवल मौलिक कर्तव्यों की स्थापना के लिए किया गया था? ये भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाने लगे हैं। देखिएगा जरा, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 जो हुआ, और 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। इस 1977 में 3 जनवरी को जब लागू हुआ, इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A
कौन से भाग में? भाग 4A। और अगर आर्टिकल की बात करें, अगर अनुच्छेद की बात करें, तो आर्टिकल जो आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 51A में जो है, कौन से आर्टिकल में? 51A में जो है किनका प्रावधान किया गया? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। साथियों, 1976 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी जब देश में प्रधानमंत्री थे तो उस समय 42वें संविधान संशोधन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, एक समिति का गठन किया। वो पूरे 42वें संविधान संशोधन से संबंधित थी, न कि केवल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य थे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो ये क्लियर करनी है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो लागू आपके कब हुआ ये भी ध्यान में रखिएगा। लागू आपके हुआ था 3 जनवरी 1977 को। कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4A। आप लोगों को पता है कि भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, जबकि 4A में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया। साथ ही आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया। साथियों, कई बार यहाँ पर A की जगह क भी दिया जा सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात अपन बात करें, मौलिक कर्तव्यों को लेकर एक समिति बनी थी, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ये मौलिक कर्तव्यों को लेकर नहीं बनी थी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, नहीं। मौलिक कर्तव्यों से के लिए तो थी। साथ ही 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से अमेंडमेंट, नई बात जोड़ी जाए, क्या क्या परिवर्तन किए जाए। मूलतः इस समिति का जो उद्देश्य था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था कि 42वां संविधान संशोधन किस प्रकार किया जाए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन सी नई बातें जोड़ी जाए और कौन कौन सी बातों को उल्लेखित जो है उसको हटाया जाए। इसके लिए समिति बनी, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान में रखिएगा, जैसे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दूसरी बात आपको ध्यान में रखिएगा, इस समिति का जो गठन है सरकार ने नहीं किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। कौन सी पार्टी के द्वारा किया गया? कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। यह भी अपने आप में एक नया तथ्य है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को पता है कि आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो देश के नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, और मोरारजी देसाई की सरकार ने भारतीय संविधान में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किया। और इस 44वें संविधान संशोधन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह जैसी एक और समिति बनाई गई, जिसको कौन सी कमेटी कहते हैं? शाह कमेटी। कौन सी कमेटी? शाह कमेटी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों नए तथ्य हैं, ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन का संबंध कौन सी समिति से है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और शाह कमेटी का संबंध किससे है? 44वें संविधान संशोधन का संबंध पूछे तो कौन सा करना है? शाह समिति करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है, ये कौन से देश से ली गई? यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, ये कौन से देश से ग्रहण किए गए? यानी मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, ये यूएसएसआर से ली गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सोवियत संघ रूस। कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कौन कौन थे। यहां से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कौन कौन थे। तो मैं बात करूं सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य, सरदार स्वर्ण सिंह तो स्वयं इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे भाई? अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। इनके साथ ही दूसरा सदस्य आपको ध्यान में रखना है, रंजनी पटेल। क्या ध्यान में रखना है? रंजनी पटेल। तीसरा सदस्य आपको ध्यान में रखना है दिनेश, क्या ध्यान में रखना है? दिनेश चंद्र गोस्वामी। क्या ध्यान में रखेंगे? दिनेश चंद्र गोस्वामी, दिनेश चंद्र गोस्वामी। अगला आपको ध्यान में रखना है सैयद मोहम्मद। कौन थे भाई? सैयद मोहम्मद। अगला आपको ध्यान में रखना है AR अंतुले। क्या नाम था? AR अंतुले। AR अंतुले के बाद में आप लोगों को ध्यान में रखना है SS रे। क्या ध्यान में रखेंगे? SS रे। SS रे।
SS रे के बाद में नेक्स्ट जो इसमें मेंबर थे वो आपको ध्यान में रखना है CM स्टीफन। क्या नाम था? CM स्टीफन। इसके बाद में ध्यान में रखना है DP सिंह। कौन थे भाई? DP सिंह। DP सिंह के बाद में आप ध्यान में रख सकते हैं VP साठे या VP साठे, VP साठे। और एक सदस्य और आप ध्यान में रख सकते हैं VN गॉडगिल। क्या नाम था? VN गॉडगिल। ये इसके क्या थे? सदस्य थे। यहां से भी आजकल अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन मेंबर थे, ये भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन से संबंधित बातें कहना था, उनसे संबंधित सिफारिश करना था। इसका गठन सरकार ने नहीं किया था, इसका गठन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। केवल मौलिक कर्तव्यों का जोड़ने का उद्देश्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का उद्देश्य पूरे भारतीय संविधान में अमेंडमेंट से संबंधित था। 42वें संविधान संशोधन पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें महिला सदस्य थी जिनका नाम था रंजनी पटेल। कौन थी? रंजनी पटेल। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन? दिनेश चंद्र गोस्वामी। कौन थे? कहीं पर DP गोस्वामी नाम से भी कई बार उल्लेखित होता है, दिनेश चंद्र गोस्वामी। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सैयद मोहम्मद। इसके बाद ध्यान में रखना है सैयद मोहम्मद। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है AR अंतुले। कौन थे? AR अंतुले। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है SS रे, फिर CM स्टीफन, DP सिंह, CM स्टीफन और DP सिंह। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है VP साठे। कौन थे? VP साठे और VN गॉडगिल। ये इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के क्या थे? सदस्य थे। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, एक बार राजस्थान के PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। राजस्थान के जो PCS का एग्जाम होते हैं, जिसको RS का एग्जाम बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं था। तो अपने पता होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में मुख्य रूप से कौन कौन सदस्य थे। मैंने आप लोगों के लिए पूरे के पूरे नाम उल्लेखित कर दिए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये मुख्य सदस्य जो थे ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है केवल मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं हुआ है, इस कंसेप्ट को भी आप क्लियर कीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन पूरा जोड़ने की सिफारिश किन्होंने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह। अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। और इसके बाद जब 44 अमेंडमेंट हुआ तो उसके लिए ये जो कौन सी समिति बनी थी? 7 समिति की सिफारिश पर हुआ। तो दोनों समितियां ध्यान में रखनी है। 42वें से संबंधित कौन सी रखेंगे? सरदार स्वर्ण सिंह। और 44वें से संबंधित कौन सी रखेंगे? 7 समिति रखेंगे। इसको भी ध्यान में रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा कि भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए जाए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। आप कहेंगे कि वो कौन से 2 कर्तव्य हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, लेकिन या फिर नए कौन से जोड़े? क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 ही कर्तव्य कहे थे, जबकि हमने कितने जोड़े हैं? 10 जोड़े हैं 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। यहां पर मैं एक स्थिति और आपके लिए स्पष्ट कर दूं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो 8 कर्तव्य कहे थे वो तो सब जोड़े ही जोड़े हैं, ठीक है। उसमें कई सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो, जैसे वर्तमान में जो पहला और दूसरा कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक ही कर्तव्य में शामिल कर रखा है। साथ ही कुछ नए कर्तव्य भी जुड़े हैं, जैसे सामसिक संस्कृति की बात जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा नहीं की गई थी। तो इस बात को क्लियरली ध्यान में ये रखना है कि ऐसा नहीं कि जो हुबहू 8 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही वो सारे के सारे अपने जोड़ लिए और 2 नए जोड़ लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक प्रकार के ढांचा बना के दिया कि ये 8 कर्तव्य आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो कुछ नए कर्तव्य भी जोड़े गए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो कर्तव्यों की जो ढांचा दिया था, जो एक बात लिख के दी थी, उनमें से कुछ कर्तव्य ऐसे थे जो 2 कर्तव्य एक ही कर्तव्य में जोड़े गए थे। जैसे पहला और दूसरा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, पहला और दूसरा एक ही कर्तव्य में था, लेकिन जब हमने संविधान में इसको जोड़ा तो 2 अलग अलग कर्तव्य में जोड़ा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
अब आजकल क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूं, फिर आपका कंसेप्ट और ज्यादा इसमें क्या होगा, क्लियर होगा। देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सुनिएगा जरा, क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, कौन से आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 25 में कौन सा शब्द, आर्टिकल 25 में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा साथियों आपको, और दोनों में अगर आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो ये मैं मानूंगा कि अपन क्या करते हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ते तो हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य में क्या पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी 8 की, हमने 10 जोड़ दिए, और वर्तमान में 11 है। 86वें अमेंडमेंट द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और सोवियत संघ रूस से लिया गया। कौन से भाग में है कि भाग 4A में है, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में। यहीं तक सीमित नहीं हो जाता, आजकल ये तो सबको आ रहा है। फिर दूसरों की तुलना में अपन बेहतर कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बेहतर तभी कर पाएंगे जब इनसे संबंधित शब्द से अपने को मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, याद होंगे। क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन मेरा यह था, मैंने जब मौलिक अधिकार आप लोगों को बताए थे तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 में मैंने 3 शब्द उल्लेखित किए थे। मैंने कहा इन 3 शब्दों को ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथियों क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया। मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। मैं पहला शब्द लिख रहा हूं लोक व्यवस्था, कौन सा शब्द, लोक व्यवस्था। दूसरा मैं शब्द लिख रहा हूं ए, विकल्प बी में दे रहा हूं लोक व्यवस्था, दूसरा में दे रहा हूं स्वास्थ्य, तीसरा विकल्प सी में दे रहा हूं मानववाद, और विकल्प डी में दे रहा हूं सदाचार। अब देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 25 में कौन से शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, मैंने कहा वो 3 शब्द ध्यान में रखना, और एक शब्द उस आर्टिकल 25 से नहीं था। एक शब्द जो था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो विकल्प नंबर सी रहेगा। मानववाद शब्द जैसे उल्लेख आर्टिकल 25 में नहीं था। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और वहां पर था कि प्रत्येक नागरिक को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार होगी। धार्मिक स्वतंत्रताओं को अर्थात अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार करने, धर्म में परिवर्तन करने, अंतकरण एवं आचरण की स्वतंत्रता होगी। वहां पर मैंने 3 शब्द बताए थे। ये जो मानववाद शब्द हैं, ये मानववाद किस में उल्लेखित हैं, ये मानववाद शब्द जो हैं मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, और जिसके कंसेप्ट क्लियर थे, जिनको शब्द से पता था आर्टिकल 25 में क्या है, वो इस प्रकार का प्रश्न क्या करके आया, राइट करके आया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसके बाद अपन एक एक मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा जरा, क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रावधान, कौन से शब्द का प्रावधान मौलिक, कौन से शब्द का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। मैंने कहा साथियों, निसंदेह नीति निर्देशक तत्व भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इनमें मैंने पूरी कोशिश की कि शब्द से आप लोगों के सामने वो शब्द रखूं जो नीति निर्देशक तत्वों के प्रत्येक आर्टिकल में उल्लेखित है। अब देखिएगा जरा, मैंने शब्द लिखा इसके संदर्भ में, और आर्टिकल भी लिख लेता हूं आपकी आसानी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द आर्टिकल 48A में नहीं है, आर्टिकल 48A में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया है। अब देखिएगा जरा, पहला मैं शब्द लिख रहा हूं पर्यावरण, पहला कौन सा लिख रहा हूं, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, है ना। दूसरा मैं शब्द लिख रहा हूं, दूसरा शब्द देखिएगा जरा, विकल्प नंबर बी में दे रहा हूं आपके लिए वन, विकल्प नंबर सी में दे रहा हूं वन्य जीव, और विकल्प नंबर डी में दे रहा हूं नदी एवं झील, नदी एवं झील। अब देखिएगा, कीजिएगा प्रश्न राइट। आर्टिकल 48A में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगे हैं। इस प्रकार के प्रश्न अपन तभी कर पाएंगे जब अपने को आर्टिकल के बारे में शब्द से पता होगा कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा शब्द उल्लेखित है। ज्यादा पूरे आर्टिकल आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। मैं कह रहा हूं मौलिक अधिकार ध्यान रखिए,
मैं कह रहा हूं नीति निदेशक तत्व ध्यान रखिए और मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिए। इनमें शब्द से कौन सा शब्द लिखा गया है बस उतनों को ध्यान रखिए। बाकी क्या लिखा गया है वो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। इनमें कौन सा शब्द, और मेरी कोशिश ये रहती है कि संविधान नए तरीके से पढ़ाए, नए तरीके के साथ, मतलब कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन को साथ में लेके पढ़े, ताकि वर्तमान एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, मैं केवल आकर आप लोगों को ऊपरी ऊपरी बातें बता के चला जाऊं तो जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में आप निसंदेह रूप से गालियां किसको निकालेंगे? उत्कर्ष संस्थान को गालियां किसे निकालेंगे? मुझे निकालेंगे कि आपसे पॉलिटी पढ़ी थी और आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि आपको पता था कि एग्जाम में इस प्रकार का पैटर्न है, तो फिर हमें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? साथियों, आजकल पता उन्हीं को होता है जो वर्तमान में एग्जाम स्वयं इस प्रकार के पैटर्न पर जब एग्जाम आधारित होते हैं तो एग्जाम की प्रत्येक, जैसे ही में ऑल इंडिया में किसी भी प्रकार का किसी भी कंपटीशन का एग्जाम होता है और उसमें मुझे लगा है कि उसमें पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले उस पॉलिटी में किस प्रकार का प्रश्न आया है उसको लेता हूं और उसको हल करने का प्रयास करता हूं और उस प्रश्न को आपके सामने रखता हूं कि वर्तमान में साथियों एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, बदलते पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे करनी है वो जानना हमारे लिए क्या है, बेहद आवश्यक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं वो तो जरूरी है ही है, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, आपको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ये जो बीटेक किए हुए लोग हैं वर्तमान में यूपीएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्ट ये क्यों हो रहे हैं? जो डॉक्टर हैं, बीटेक हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि वो मतलब कोल्लू की बेल की तरह नहीं कर रहे हैं, वो कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। वो क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में 15-15, 16-16 सब्जेक्ट होते हैं। वो रट्टा मार के याद थोड़ी करते हैं कि रट्टा मार लिया, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। रट्टा कितना देर तक याद रहेगा? कंसेप्ट के साथ याद रखते हैं ताकि उनको लंबे समय तक क्या रहे, याद रहे। देखिएगा जरा, अब इसका राइट आंसर आप एक बार कोशिश कीजिएगा, फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। आर्टिकल 48A में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 48A जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जब मैंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 48A के बारे में बात की थी तब मैंने इससे संबंधित दो अधिनियम भी बताए थे। मैंने कहा वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना और इनके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके कब बना? 1986 में बना। मैंने कहा पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, पर्यावरण के संवर्धन की बात भी आर्टिकल 48A में लिखी गई है, लेकिन ये नदी और झील जैसे शब्दों का उल्लेख आर्टिकल 48A में नहीं है। ये नदी और झील जैसे शब्दों का उल्लेख है, ये कहां पर किया गया है? मौलिक कर्तव्य में किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आजकल प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। अब मैं एक एक मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करूंगा और शब्द से बात करूंगा कि संविधान में कौन कौन से शब्द कौन से मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित किए गए हैं। देखिएगा जरा, मौलिक कर्तव्यों की बात करें और अपन मौलिक कर्तव्यों में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य लिखे गए, देखिए मैं वो हूबहू आपके सामने मौलिक कर्तव्य लेकर आया हूं जो भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लेखित है। देखिएगा जरा, पहला मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। पहला कर्तव्य देखिए जरा, पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। जो संविधान बनाया है, जो संविधान बना हुआ है, क्योंकि ये तो बाद में जोड़ेंगे, संविधान के पालन को लेकर नागरिकों के बारे में उनको जागरूकता नहीं थी। हालांकि हम सबका कर्तव्य है कि देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित हो रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम संविधान का क्या करें? पालन करें। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब देखिए यहां पर क्या बात है उल्लेखित, एक एक ध्यान में रखना। यहां पर क्या बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में नहीं है? मौलिक कर्तव्य में नहीं है। विकल्प नंबर ए दे देंगे राष्ट्र ध्वज। कौन सा देंगे? राष्ट्र ध्वज। विकल्प नंबर बी देंगे राष्ट्रगान। विकल्प नंबर सी देंगे राष्ट्रगीत और विकल्प नंबर डी देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी याद रह जाएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया है? जब आपके सामने पूरा हूबहू रखा तब आपको पता चला कि संविधान की बात की गई है, संविधान के पालन करने की बात की गई है, राष्ट्र ध्वज की बात की है, राष्ट्रगान की बात की है, लेकिन साथियों राष्ट्रगीत का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रगीत का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मौलिक कर्तव्यों में संविधान के पालन की बात है,
मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगान को मानने की बात है, मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्र ध्वज की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसे कहते हैं नए सिरे से पॉलिटी पढ़ना, इसे कहते हैं पॉलिटी में नई कंसेप्ट के साथ पढ़ना। दूसरा मौलिक कर्तव्य ले रहा हूं, देखिएगा जरा। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता के समय। अब आप कहेंगे इसको जोड़ने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि हम स्वतंत्रता जब मिली थी तो उसके बाद हम कई ऐसे थे जो स्वतंत्रता के बारे में जो उच्च आदर्श थे, जो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। गांधी जी के साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, उनके आंदोलन को, उनके व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ भुला देते हैं तो उनके लिए बात जोड़ी गई कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोएं एवं उनका पालन करें। जो भी उच्च आदर्श हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, उस आदर्शों को हृदय से संजोएं एवं उनका क्या करें, पालन करें। दोनों मौलिक कर्तव्य 1 और 2 पहले एक में ही लिख लिए थे, किन्होंने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। फिर हमने इसको क्या किया, अलग अलग किया, और जब 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो दोनों को अलग अलग लिखा गया। इसका मतलब 9 तो अपने आप ही हो गए। अब देखिएगा जरा, नेक्स्ट मैं बात करूं अगले मौलिक कर्तव्य के बारे में। नंबर 4 3 नंबर मौलिक कर्तव्य है राष्ट्र की प्रभुता। राष्ट्र की प्रभुता, संप्रभुता का मतलब है आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र। राष्ट्र की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें एवं उन्हें अक्षुण्ण रखें। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रभुता। शब्द पकड़िएगा, मैं कह रहा हूं शब्द पकड़िएगा। इसमें आपको 3 शब्द पकड़ने हैं। कौन कौन से? पहला प्रभुता, दूसरा एकता और तीसरा अखंडता। इसकी क्या करें, रक्षा करें एवं इन्हें अक्षुण्ण रखें। ये आपके नंबर 3 पे है। क्रम भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नंबर 4 देखिएगा जरा। नंबर 4 है देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। अभी कोरोना काल चल रहा है, आप सभी को पता है, और कोरोना काल के समय जब भी आह्वान किया जाए, जब भी प्रधानमंत्री, जब भी राष्ट्रपति, जब भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री आह्वान करें कि हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारे जो भी साथी जो कोरोना पॉजिटिव हैं या किसी कारण से उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। या मैं कहूं कभी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए या युद्ध हो जाए, जब हम नागरिकों की आवश्यकता होगी, जरूरी नहीं है कि वहां पर जो है केवल जो लोक सेवक हैं वही कार्य करेंगे, सेना में जो सैनिक हैं वही कार्य करेंगे, नहीं, हम सब भी उस समय आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, मदद करें, ताकि क्या हो सके, राष्ट्र की क्या कर सके, सेवा कर सके। ये नंबर 4। नंबर 5 की बात करें, देखिएगा नंबर 5 में बात लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिएगा जरा। नंबर 5 में लिखा है भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। आपस में कैसे रहें, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग के आधार पर सभी भेदभावों से परे हो। बहुत ही शानदार बात लिखी है साथियों, देखिएगा, इस बात को सुनिएगा। क्या लिखा गया है कि ऐसी भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग, 4 शब्द लिखे गए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। पहला शब्द मैंने लिखा धर्म, दूसरा मैंने लिखा भाषा, तीसरा मैंने लिखा क्षेत्र और चौथा मैंने लिखा वर्ग। अब एक में और डाल दूंगा जाति। बताइए कौन से शब्द का उल्लेख आर्टिकल 51A में नहीं है या 5वें मौलिक कर्तव्य में नहीं। क्या क्या लिखा गया है, समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। जाति शब्द उल्लेखित नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जैसी आपने लोगों ने बताऊं डायन प्रथा, सती प्रथा, मतलब बहुत सारी देवदासी प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के क्या थी, विरुद्ध थी। ऐसी प्रथाओं को त्याग करने का भी हम सब नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। ये बात जो है कौन से मौलिक कर्तव्य में जोड़ी गई, नंबर 5 के मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित की गई। बढ़ते साथियों अगले मौलिक कर्तव्य की ओर और देखते हैं अगला मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, हमारी सामसिक संस्कृति। हमारी कौन सी, सामसिक संस्कृति। ये देखिएगा जरा, यहां पर भी गलत, सामाजिक संस्कृति नहीं है, हमारी सामसिक संस्कृति। और सामसिक संस्कृति का मतलब है आपस में मिली जुई संस्कृति। कुछ कहते हैं ना कि रोम, मिस्र, सब चीन, सब मिट गए, कुछ तो हस्ती है, मिटती नहीं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति आपस में मिली जुली संस्कृति है। हमारी संस्कृति सामसिक संस्कृति है। सामसिक का मतलब होता है मिली जुली संस्कृति, मिली, सामाजिक वहां पर दे देगा, देखिए जरा।
वहां पर क्या क्वेश्चन होगा कि सामाजिक संस्कृति, सामसिक संस्कृति, सामाजिक नहीं है, यहां पर भी मिस्टेक कर दी उन्होंने, सामाजिक नहीं, कौन सी सामसिक संस्कृति की बात की गई है, इसको देखिएगा। इसके बाद में गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें एवं उनका क्या रखें, परिरक्षण करें। अब देखिए वहां पर शब्द देगा कि परिरक्षण की बात की गई है, प्रतिरक्षण की बात की गई है या संरक्षण की बात की गई। तो आपको शब्द सा रखने के लिए मैंने सारे मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके सामने रखे। अब निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख मौलिक कर्तव्य नंबर 6 में किया गया है? पहला प्रतिरक्षण, दूसरा संरक्षण और तीसरा परिरक्षण। तो आप कौन सा करेंगे? परिरक्षण। अगर आपको याद है, हूबहू पता है, तो कौन सा करेंगे? परिरक्षण करेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले मौलिक कर्तव्य की ओर। प्राकृतिक पर्यावरण को, किनको? एनवायरमेंट को। अब मैंने कहा ना वहां पर देखना, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील एवं नदी, मैंने कहा ना वन, झील और नदी, झील और नदी जैसे शब्द मौलिक कर्तव्यों में है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वन, झील, नदी और वन्य जीव, यानी वन्य जीव, वन और पर्यावरण, ये तो किन में है? मौलिक कर्तव्यों में है। ये किन में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। लेकिन ये जो दो नए शब्द हैं, कौन कौन से? झील और नदी, ये केवल किस में उल्लेखित हैं? मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित हैं। यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, सुनिएगा जरा। प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां पर लिख रहा हूं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव जैसे शब्दों का उल्लेख है। पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के संरक्षण की बात कहां कहां पर की गई है? विकल्प ए मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी में, नंबर बी दे देंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, विकल्प सी दे देंगे डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्यों में, और विकल्प डी दे देंगे मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार में। कौन सा करेंगे? मैंने कहा इनका प्रावधान जो है कहां कहां पर किया गया है? डीपीएसपी में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48A में। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में किया गया है। लेकिन ये जो झील और नदी शब्द हैं, ये केवल मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित हैं, आर्टिकल 48A में नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौन सा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली बात है, आर्टिकल 48 में भी हमने पढ़ी थी। आर्टिकल 48 में क्या था कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित उन्नत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की राज्य क्या देगा? सलाह देगा। ध्यान में रखिएगा। और वापस से आ गई है कहां पर? मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में। अगला देखिए, मानववाद। आ गए ना शब्द, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानववाद जैसे शब्दों का उल्लेख कहां पर किया गया है? मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में। ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का क्या किया जाएगा? विकसित करने का हम सब नागरिकों का क्या है? कर्तव्य है। दो कर्तव्य और आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, 3, 9, 10 और 11। अब ये जो 11वां कर्तव्य है, ये मूल संविधान में नहीं था। 86वें संविधान संशोधन, कौन से? 86वें संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसके द्वारा कौन सा जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 9वां कर्तव्य देखिए जगह, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को क्या रखें? सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति से सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखें। जैसे आर्टिकल 49 आप लोगों ने जब देखा होगा, पढ़ा होगा, आर्टिकल 49 में क्या था? ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्मारकों की राज्य क्या करेगा? संरक्षण करेगा, राज्य उनका संरक्षण करेगा। लेकिन हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी हैं उनकी क्या करें? उन्हें सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या रहें? दूर रहें। 10वां देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां सभी के लिए उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र में निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि जो है नई ऊंचाइयों को छू सके। ये तो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन इसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जब आर्टिकल 21A जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जब निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया, तब नागरिकों का भी एक कर्तव्य जोड़ा गया। 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों एवं माता पिता को प्रतिपालक, क्या क्या शब्द लिखे हैं? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता एवं उनके प्रतिपाल्य
के संरक्षक, जिसको अपन बोलते हैं अभिभावक, एवं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, मैंने आपके सामने हूबहू वो 11 मौलिक कर्तव्य रखे जो भारतीय संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51A में उल्लेखित किए गए हैं। अपन मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन कौन से मौलिक कर्तव्य अपने भारतीय संविधान में थे, इनके बारे में बात की। मैंने कहा मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अर्थात वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे एक दो क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन मेरा यह रहेगा आपसे कि मौलिक कर्तव्यों को अगर लागू, ये केवल कर्तव्य हैं, अगर राज्य का कोई भी नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं माने तो उनके लिए क्या होगा? क्योंकि ये तो क्या है, अप्रवर्तनीय है। अगर नागरिक नहीं करे तो उनके लिए क्या होगा? साथियों, ऐसा नहीं है कि कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई कानून नहीं है भारत में। संसद के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के बहुत सारे कानूनों का निर्माण भी बनाया गया है। इस प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं जो मौलिक कर्तव्यों को क्या बनाते हैं? प्रभावी बनाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रभावी बनाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने वाले कानून, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने वाले कानून, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने वाले कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथियों, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे अपने बात की थी वन एवं वन्य जीवों से संबंधित, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन सा। तो सबसे पहले मैं बात करूं वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अब आप देख लो, अपने हिरण का शिकार करके, मोर का शिकार करके पता चल जाएगा कि कर्तव्य है कि नहीं है, क्योंकि अधिनियम बना हुआ है बिल्कुल नागरिकों के लिए कर्तव्यों से संबंधित, इनको प्रभावी बनाने से संबंधित बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बने हुए आज भी। दूसरा मैं ले रहा हूं, देखिए दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था, ये बना था 1986 में। कब बना था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक मौलिक कर्तव्य आपने पढ़ा था कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। आप लोगों को पता है कि भारत में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हुआ करती थी, जिसमें एक प्रथा थी सती प्रथा, अर्थात सती प्रथा निवारण अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम। और सती प्रथा निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1987 में। ये भी मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने से संबंधित जो हैं ये आपके अधिनियम। इनके अलावा राष्ट्रीय गौरव, कौन सा गौरव? राष्ट्रीय गौरव। जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज से संबंधित राष्ट्र गौरव अधिनियम बात करें तो ये 1992 में बनाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे नहीं है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने से संबंधित कोई कानून नहीं है, कोई बाध्यकारिता नहीं है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक कर्तव्य है, लेकिन नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों से संबंधित संसद ने समय समय पर इनको प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कानूनों का निर्माण भी किया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखे कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 और राष्ट्रीय गौरव अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव संरक्षण अधिनियम, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जैसी बात जो मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित हैं, इनके विरुद्ध किसी प्रकार की बात नहीं हो, इनके सम्मान हमेशा हो। अर्थात 1992 में इस प्रकार का कानून भी बनाया गया। ये तो साथियों हम सब लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब आजकल नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें एक समिति है JS वर्मा समिति। इस JS वर्मा समिति का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है JS वर्मा समिति? क्योंकि अपने मौलिक कर्तव्य में तो एक ही समिति पढ़ के छोड़ देते हैं, और वो कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिएगा जरा, एक सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे रंगनाथ मिश्र। क्या नाम था? रंगनाथ मिश्र।
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र जी ने एक पत्र लिखा किनको? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। किसको पत्र लिखा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा और कहा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में उल्लेखित कर देने से कोई फायदा नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में उल्लेखित कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नागरिकों को अभी तक अपने कर्तव्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक नागरिक अपने कर्तव्यों को लेकर सजग नहीं है। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट एक बार इस मामले को लेकर आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पत्र को क्या मान लिया? याचिका मान लिया। और रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ, रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ के नाम से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा। किससे जवाब मांगा? सरकार से जवाब मांगा और कहा कि सरकार जो है मौलिक कर्तव्यों को लोगों के लिए जागरूक बनाने अर्थात नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने कहा कि संविधान में उल्लेखित है, इनके अलावा तो हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपको वाद ध्यान में रखना है। कौन सा? रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ। और ये जो वाद है ये कब का है? तो ध्यान में रखिएगा 2003 का। कब का वाद है? 2003 का रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ वाद है। अब इनसे संबंधित जब बात की गई तो फिर इसके बाद में एक कमेटी बनी और वो कमेटी कौन थी? JS वर्मा समिति अर्थात जगदीश चंद्र वर्मा समिति, जिसको वर्मा समिति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्मा समिति का संबंध किससे है, या जगदीश चंद्र वर्मा समिति का गठन या जगदीश चंद्र वर्मा समिति का संबंध किससे है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो जगदीश चंद्र वर्मा समिति जो बनी थी ये 1998 में बनी थी और 1999 में इन समिति ने अपनी क्या दी थी? सिफारिश दी थी। यानी गठन तो 1998 में हुआ और इसके बाद में 1999 में इस समिति ने सिफारिश दी, क्योंकि ये पत्र तो पहले ही भेज चुके थे। इसी को आधार बनाकर इसका फैसला जो है ये 2003 में आया। उससे पहले ही एक समिति का गठन कर लिया गया सरकार के द्वारा। उसका नाम क्या था? जगदीश चंद्र वर्मा समिति। वर्मा समिति ने कुछ सुझाव दिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा जरा। जगदीश चंद्र वर्मा समिति ने पहली बात कही कि प्रतिवर्ष क्या कही कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को, कौन सी जनवरी को? 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए, दिवस के रूप में मनाया जाए। आप कहेंगे कि 3 जनवरी को ही क्यों मनाया जाए, 4, 5 या 7 जनवरी क्यों नहीं है? ये भी एक आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था वो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। और 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ मतलब मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए? 3 जनवरी 1977 को लागू हुए। अतः हम प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम प्रतिवर्ष कौन सी डेट को? 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? जगदीश चंद्र वर्मा समिति ने की थी। अगली और क्या सिफारिश की? दूसरी बात इन्होंने कही कि सार्वजनिक कार्यालय जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालयों में सूचना पट पर, कौन से पट पर? सूचना पट पर क्या किया जाए? मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए। मौलिक कर्तव्यों को क्या किया जाए? उल्लेखित किया जाए। मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए। ये बात भी किन्होंने कही थी? जगदीश चंद्र वर्मा ने कही थी, जगदीश चंद्र वर्मा समिति ने कही थी, ताकि लोग अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो सके? जागरूक हो सके। तो पहली बात तो क्या कही कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। दूसरी बात कही कि सार्वजनिक कार्यालयों में सूचना पट पर जो है ये मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए, ताकि लोग अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो सके? जागरूक हो सके। तीसरी बात इन्होंने क्या कही? तीसरी बात इन्होंने कही कि विद्यालय पाठ्यक्रम, कौन से पाठ्यक्रम? हम सब लोगों ने विद्यालय पाठ्यक्रम जब पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है अपनी पाठ्य पुस्तक की किताबों में भी मौलिक कर्तव्य उल्लेखित थे। अर्थात विद्यालय पाठ्यक्रम एवं अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अध्यापक
विद्यालय पाठ्यक्रम एवं अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए जाए। क्या उल्लेखित किया जाए? मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किया जाए, मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए जाए, ताकि जो है नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति क्या हो सके, जागरूक हो सके। हम सब लोगों ने जब पाठ्य पुस्तकें पढ़ी होगी तो एक पेज तो प्रियम्बल थी और एक पेज पे क्या था, आपके मौलिक कर्तव्य उल्लेखित थी। ये बात किन्होंने कही थी? जगदीश चंद्र वर्मा समिति ने कही थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जगदीश चंद्र वर्मा समिति ने कही थी कि रेडियो एवं टीवी चैनलों के माध्यम से इन मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में क्या किया जाए, प्रचारण किया जाए, ताकि लोग जो हैं अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो सके, जागरूक हो सके। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि जगदीश चंद्र वर्मा समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों से। 3 जनवरी को प्रतिवर्ष मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की बात कौन सी समिति ने कही थी? जे.एस. वर्मा समिति ने कही थी। और जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब हुआ था? 1998 को हुआ था। और 1999 में जगदीश चंद्र शर्मा समिति ने अपनी क्या दी थी? सिफारिश दी थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। ये सारे प्रयास रंगनाथ मिश्र जो थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनके थे। बाद में इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मामला रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ के नाम से 2003 में चर्चा में आया और सरकार ने इनके संदर्भ में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार ने और बहुत सारे क्या किए, प्रावधान किए। जितने भी सार्वजनिक स्थल थे वहां पर भी सूचना पट में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया। साथ ही न्यूज चैनल जो भी हैं, उन न्यूज चैनलों के लिए ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि वो ऐसी कोई न्यूज नहीं दिखाएं जो मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध हो। अर्थात न्यूज चैनलों और टीवी चैनलों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वाजपेयी जी ने एक संविधान समीक्षा समिति बनाई थी। कौन सी बनाई थी? संविधान समीक्षा समिति। संविधान समीक्षा समिति। और संविधान समीक्षा समिति आपके बनी थी 2002 में। और इस संविधान समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे वेंकट चलैया। कौन थे? वेंकट चलैया। इसमें बहुत सारे मेंबर थे जिसमें सुभाष कश्यप हो या फिर बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो संविधान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। या तो वो सदस्य थे जो कहीं न कहीं संविधान सभा के मेंबर रह चुके थे, या इनके अलावा वो सारे मेंबर थे जो कहीं न कहीं संविधान सभा से क्या थे, जुड़े हुए थे। इसी संविधान समीक्षा समिति में एक सदस्य थे C.S. ईरानी। क्या नाम था साथियों? C.S. ईरानी। और C.S. ईरानी की अध्यक्षता में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक पैनल बनाया गया। C.S. ईरानी की अध्यक्षता में मौलिक कर्तव्यों में सुधार से संबंधित एक क्या बनाया गया? पैनल बनाया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी अपने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि संविधान समीक्षा समिति में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो पैनल बने थे उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? C.S. ईरानी थे। C.S. ईरानी साहब एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। और पीटीआई जो भारतीय प्रेस से संबंधित जो है एजेंसी है, इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? C.S. ईरानी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल कर्तव्य पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। कर्तव्यों से संबंधित केवल 42वां संविधान संशोधन या सरदार स्वर्ण सिंह समिति से काम नहीं चलेगा। आजकल प्रश्न जो हैं आपके इन जो अंतिम के मैंने 2-3 टॉपिक आप लोगों को बताए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। J.S. वर्मा समिति आपको ध्यान में रखनी है। रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ मामला आप लोगों को ध्यान में रखना है। और संविधान समीक्षा समिति में आप लोगों को C.S. ईरानी साहब का नाम आपको ध्यान में रखना है, जहां पर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक पैनल गठन किया गया। आजकल यहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने समय समय पर जो कानून बनाए हैं वो कानून भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, सती प्रथा निवारण अधिनियम हो गया, या राष्ट्रीय गौरव जो संरक्षण अधिनियम है 1992 ये हो गया। आप लोगों को मौलिक कर्तव्यों में शब्द से कौन सी बात उल्लेखित की गई है, साथ ही मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी को कंपैरिजन में पढ़ें। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मौलिक कर्तव्य
और इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों में उल्लेखित किए गए हैं, या फिर ऐसे कौन से शब्द हैं जो मौलिक कर्तव्य में है लेकिन डीपीएसपी में नहीं है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अतः जब भी पढ़ें पॉलिटी को तुलनात्मक रूप से पढ़ें, कंपैरिजन रूप में पढ़ें, क्योंकि वर्तमान में एग्जाम का पैटर्न बदल चुके हैं। साथियों, इस प्रकार के नए क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं, इनका क्रम भी आप लोग ध्यान में रखें कि कौन से मौलिक कर्तव्य 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, या फिर 8 में क्या है, 11 में क्या है। और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ वो भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ। ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार जोड़ के पढ़िएगा। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा? 21A। साथ ही आर्टिकल 45 में जो बात थी उसको 21A में जोड़ा गया, और 45 में लिखा गया 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए राज्य प्री प्राइमरी एजुकेशन अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। और साथ ही आर्टिकल 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो कुल मिला के अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन का प्रभाव नहीं पड़ा? अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल पर 86वें संविधान संशोधन का प्रावधान से उसका प्रभाव नहीं पड़ा? विकल्प ए 21A, बी 45, सी 51A और डी क्या कर देंगे? 47। कौन सा करेंगे आप? क्योंकि 47 में क्या है? राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है और इनका 86वें संविधान संशोधन से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों के सामने रखी। और मौलिक कर्तव्य शब्द सह संविधान में क्या उल्लेखित है वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन आजकल एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चनों को भी मैंने साथ में लेने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही हुए होंगे और बहुत सारी नई चीजें आप लोगों ने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जानी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहिए, इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।